Hello friends, welcome back to the new class, and in this class we are going to discuss some very important numericals. ठीक है बेटा, लास्ट क्लास तक हमने अपना चैप्टर थ्योरेटिकली कंप्लीट कर लिया था और अब जो दो क्लासेस होंगी नेक्स्ट, आज की क्लास और जो नेक्स्ट क्लास होगी, दैट विल बी बेस्ड अपॉन न्यूमेरिकल्स. ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स काफ़ी बनते हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है. ठीक है, तो कुछ स्पेशल वैरायटी के क्वेश्चंस जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है वही मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल है जो हम आज डिस्कस करेंगे, दैट विल बी योर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, जो कि आपकी बैक एक्सरसाइज है जहाँ पे अनसॉल्व क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं. वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है. अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है तो वही मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ. चेक करें व्हाट इज दैट क्वेश्चन. इट इज गिवन एन 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and track offers a friction force of 5,000 Newton, calculate the net accelerating force, the acceleration of the train and the force of wagon 1 on wagon 2. तो एक एक करके बात करेंगे सबकी. सबसे पहली बात तो ये हुई कि इंजन इस कंडीशन में है बेटा. देखो इंजन है, उसके पास 5 बोगीज हैं. ठीक है, वैगन्स बोलते हैं इसको हम. ठीक है, इंजन क्या कर रहा है कि आगे की ओर लगा रहा है फोर्स 40,000 न्यूटन. इट इज गिवन इन क्वेश्चन कि इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन. ठीक है, और ट्रैक जो है, ट्रैक का मतलब जो रेल्स होती है, पटरियां होती हैं ट्रेन की जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, उनका खुद का भी फ्रिक्शन होता है. वो फ्रिक्शन लगा रही होती है. और तो वो फ्रिक्शन कितना लगा रही है, ये ट्रैक है, ये फ्रिक्शन लगा रही है पीछे की ओर. लेट दिस फोर्स इज एफ एंड दिस फोर्स इज एफ डैश, जो कि फ्रिक्शन फोर्स था. वो कितना है बेटा, वो लिखा है अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन. तो जब आप मूव कर रहे होते हैं इधर की ओर तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है बैकवर्ड साइड. तो उसका मतलब हो गया कि 5,000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इधर की ओर. तो अब बात करते हैं कि नेट फोर्स कितना लगा होगा. आपसे पूछा ये एग्जैक्टली कि व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेटिंग फोर्स. एक ऐसा फोर्स कितना लग रहा होगा, वो कितना फोर्स होगा जो कि एक्चुअली पूरी ट्रेन को एक्सेलरेट कर रहा है. तो नेट फोर्स कितना निकला, बहुत सीधी सी बात है. फर्स्ट केस में अगर मैं बात करता हूं नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स तो वो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास F माइनस एफ डैश. F इज व्हाट 40,000 जो कि इंजन लगा रहा है वैगन्स के ऊपर, और F डैश कितना है हमारे पास, वो है 5,000 न्यूटन जो कि फ्रिक्शन फोर्स है रेल्स का. ठीक है, तो फाइनली हमारे पास कितना आता है, आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट 35,000 न्यूटन. दिस इज द फर्स्ट आंसर. यानी कि 40,000 फोर्स इंजन ने लगाया आगे की ओर, 5,000 फोर्स लगा फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो नेट कितना निकला, इसमें से इसको माइनस करेंगे, दोनों उल्टी डायरेक्शन में. तो 40,000 आगे 5,000 पीछे, तो नेट 35,000 न्यूटन का जो फोर्स होगा उससे ट्रेन आगे जाएगी. ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट आंसर था. दैट्स कॉल्ड एक्सेलरेटिंग फोर्स, यानी कि जो पूरी ट्रेन को एक्सेलरेट करता है. ठीक है, ओके. अब बात करते हैं सेकंड केस. सेकंड था द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या होगा. पहली बात यह कि फोर्स कौन लगा रहा है और फोर्स किसके ऊपर लग रहा है. ट्रेन जो है, ये जो इंजन है बेटा, इंजन क्या करता है, सारे के सारे वैगन्स को पुल करता है, खींचता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये फोर्स लगाएगा और किसके ऊपर लगाएगा, इन वैगन्स के ऊपर. तो वैगन्स के ऊपर लगेगा फोर्स. ठीक है, तो हमको वैगन्स का मास लेना पड़ेगा. ठीक है, वैगन्स पे लगने वाला फोर्स देखना पड़ेगा तो हम एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे. एक्सेलरेशन ही आपसे पूछा. देखो एक बात ध्यान रखना, इंजन जिस स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा होता है, जितना एक्सेलरेट कर रहा होता है उतने ही वैगन्स भी एक्सेलरेट कर रहे होते हैं. अगर इंजन की स्पीड ट्रेन में 60 से 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो जितने वैगन्स है ना उनकी स्पीड भी 60 से 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी. इसका मतलब है जितना एक्सेलरेशन इंजन का होगा उतना ही एक्सेलरेशन बाकी के वैगन्स का भी होगा. तो हम क्या करते हैं, सुनो, हम ये करते हैं कि अगर आपको बात करनी पड़ेगी मास ऑफ 5 वैगन्स, 5 वैगन्स का मास कितना होगा हमारे पास. आपको गिवन है कि द मास ऑफ ईच ऑफ 2000 kg. एक वैगन जो है उसका मास 2000 kg है. तो 5 का कितना हुआ, मास ऑफ 5 वैगन्स इज इक्वल टू 5 इंटू 2000 इज इक्वल टू 10,000 kg. 10,000 का kg का मास है जिसको कि ये इंजन खींचेगा. ठीक है, और फोर्स कितना होगा जिससे वो खींच रहा है, कितने फोर्स से इंजन खींच रहा है उसको,
फोर्स एक्टिंग ऑन वैगन्स इज इक्वल टू, कितना निकाला हमने, वो निकाला था 35,000 न्यूटन। 35 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 35,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और मास जिनके ऊपर फोर्स लग रहा है वो कौन है भाई, ट्रेन का जो इंजन होता है वो ट्रेन के डब्बों के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो फोर्स कितना लगा रहा है 35,000, ट्रेन के सारे जो डब्बे हैं, 5 वैगन जो हैं, उनका मास कितना है, वो हमारे पास इतना है 10,000 kg। तो फिर एक्सेलरेशन कितना हो गया, therefore एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन का एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना कि वैगन्स का होगा, जितना उसके डब्बों का होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स हमारे पास कितना था, फोर्स हमारे पास था 35,000, मास कितना है हमारे पास, मास कितना है बेटा, वो हमारे पास है 10,000। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिख दूं, इट इज 35,000 अपॉन 10,000, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन है, ये ट्रेन की बोगीज का भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका सेम एक्सेलरेशन होगा, सब सेम स्पीड से एक्सेलरेट कर रहे हैं, और इंजन का भी एक्सेलरेशन वही होगा। तो इंजन का अगर एक्सेलरेशन आपको निकालना है, या ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है, या पांचों बोगीज का एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसके लिए एक ही तरीका है। इस इंजन ने कितना फोर्स लगाया इनके ऊपर, वो था 35,000। कितने मास को खींच रहा है इंजन, वो था 10,000 kg। तो फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, F इज इक्वल टू ma। तो उस तरीके से आपने निकाल लिया कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन ऑल वैगन्स एज वेल एज ईच वैगन। जितना एक वैगन का एक्सेलरेशन है उतना ही पांचों का भी होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि जितनी स्पीड इतनी इसकी है, उतनी स्पीड इसकी भी होगी, उतनी इसकी भी होगी। अगर एक वैगन मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन भी छोड़ दो, किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं, अगर ये वैगन 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो बेटा ये भी तो 60 से जाएगा, ये भी तो 60 से जाएगा, ये भी 60 से जाएगा, ये भी 60 से जाएगा। ट्रेन कितनी स्पीड चल रही होगी, वो भी 60 से जाएगी। इसीलिए एक्सेलरेशन आप ट्रेन का निकालिए, या फिर आप पांचों वैगन का निकालिए, या फिर एक वैगन का निकालिए, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पांचों वैगन के ऊपर लगने वाला फोर्स लिख लिया, पांचों वैगन का मास लिख दिया, तो फिर आपको जो एक्सेलरेशन मिल गया वो पांचों वैगन का मिल गया, ऑल 5 वैगन्स का आपको एक्सेलरेशन मिल गया, और वही एक्सेलरेशन ट्रेन का है, ठीक है बेटा, राइट। तो 2 पार्ट हो गए इसके। अब बात करते हैं व्हाट इज द थर्ड पार्ट, ठीक है, ढंग से देखिएगा, व्हाट इज द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज वेरी कंसेप्चुअल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें क्या पूछा है, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। वैगन 1 जो है ना, वो वैगन 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, वैगन 1 जो है वो क्या सिर्फ 2 को खींच रहा है, क्या वैगन सिर्फ 2 को खींचेगा, वैगन 1 सिर्फ वैगन 2 को खींचेगा, नहीं। वैगन 1 वैगन 2 के ऊपर अगर फोर्स लगा रहा है ना, तो सिर्फ इसको नहीं खींच पा रहा, वो इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, इसको भी। बाय डिफॉल्ट अगर 1 वाला 2 को खींचेगा ना, तो 3 4 5 भी उसी के साथ खींचेंगे, पक्की बात है। तो इसका मतलब वैगन 1 जो वैगन 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो ओवरऑल कितने मास को खींच रहा है। सोचो ये वैगन किस किस को खींच रहा है, 2 3 4 5 4 को खींच रहा है। इसका मतलब है, मैं सीधी बात करता हूं कि फोर्स निकालना है आपको, तो फॉर्मूला लगाना है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। हम बात करेंगे मास, या लिखते हैं हमें एज वैगन 1 पुल्स, वैगन 1 पुल्स वैगन्स 2 3 4 and 5, therefore mass of 4 wagons is equal to 4 into, एक वैगन का मास कितना था 2000 is equal to 8000 kg। यानी फर्स्ट वाला वैगन 8000 kg मास को खींच रहा है, 2000 इसका, 2000 इसका, 2000 इसका, 2000 इसका, इन सब का मिला के 8000 को वो खींच रहा है, ठीक है। और अगर 8000 का कोई खींच रहा है, तो फिर क्या होएगा, तो फिर क्या आएगा, मास तो निकाल लिया आपने, दिस इज m, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, अभी हमने निकाला कि हर एक वैगन का एक्सेलरेशन उतना ही है जितना कि आपके पास पूरी ट्रेन का एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ वैगन्स
acceleration of wagons, that is A is equal to 3.5 meter per second square. 3.5 meter per second square. Therefore, force acting on wagon 2 by wagon 1. wagon 1 ने wagon 2 के ऊपर कितना फोर्स लगाया? F इज इक्वल टू M इंटू A. मास कितना था हमारे पास? 8000 kg. 8000 kg मास को खींच रहा है, तो 8000 इंटू एक्सेलरेशन कितना था? 3.5. 3.5, ठीक है. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? यू विल गेट 28,000 न्यूटन. फाइनल आंसर 28,000 न्यूटन. अब एक बात है, मेन बात यह है कि अगर आपने सिर्फ इस पार्ट को देख लिया, कर भी लिया, सॉल्व भी कर लिया, आंसर भी आ गया, खुश हो गए, ये जरूरी नहीं कि आपको कंसेप्ट आ गया. कंसेप्ट आपको तब आएगा जब मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या इसके आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं इसी के अंदर. अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में 2-3 पार्ट और बना दूं तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाएंगे? चलिए तो देखते हैं. आपका तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वैगन 3 बाय वैगन 2. 2 वाले ने 3 पे कितना फोर्स लगाया, तो क्या करोगे? मास कितना लोगे? 2 वाला जब 3 पे फोर्स लगा रहा होगा तो ऑटोमेटिकली वो 3 चीजों को खींच रहा होगा, 3 को, 4 को और 5 को. 2 वाला अगर 3 को खींच रहा है इधर की ओर, तो वो 3 को नहीं खींच रहा है, वो 3 के बाद 4, 5 को भी खींच रहा है. तो कितने मास को खींच रहा है वो? अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वैगन 3 बाय वैगन 2, 2 ने 3 के ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो आप मास कितना लेंगे? मास लेंगे 2000 प्लस 2000 प्लस 2000, 6000 मास लेंगे. फोर्स कितना निकालोगे फिर? मास इंटू एक्सेलरेशन. मास लोगे 6000, एक्सेलरेशन कितना लोगे? 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वही सबके लिए. तो 6000 इंटू 3.5 कर दोगे तो आपको थर्ड वैगन पे पता लग जाएगा कितना फोर्स लग रहा है. ठीक है. अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन फोर्थ वैगन बाय थर्ड वैगन. थर्ड वाला फोर्थ पे कितना लगा रहा है? तो थर्ड वाला अगर फोर्थ पे लगा रहा है तो सिर्फ फोर्थ पे नहीं लगा रहा ना, 5 पे भी तो लगा रहा है. तो कितने मास को खींच रहा है थर्ड वाला? 3 वाला जो है वो 2 चीजों को खींच रहा है, 4 और 5 को. टोटल मास कितना हुआ? 2000 प्लस 2000 यानी कि 4000. मास हो गया 4000, एक्सेलरेशन अगेन 3.5 रहेगा. तो जब 4000 की 3.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा फोर्स कितना. ठीक है. अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इंजन जो है वो कितना फोर्स लगा रहा है इन सारे वैगन्स के ऊपर, तो क्या करोगे? इंजन कितना फोर्स लगा रहा है इन सारे वैगन्स के ऊपर, तो इंजन किस किस को खींच रहा है? अगर मैं बोलता हूं इंजन ने 1 के ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ 1 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 ये सारे आएंगे, क्योंकि इंजन ने सबको खींचा है. अगर तो ये डिस्कनेक्टेड होता है यहाँ से तो इंजन सिर्फ 1 को खींच पाता है, लेकिन अगर ये कनेक्टेड है तो इंजन 1 के साथ 2 3 4 5 सबको खींचेगा. अब आप सोचिए मास कितना लेंगे. अगर मैं बोलता हूँ इंजन ने 1 के ऊपर कितना फोर्स लगाया, कितना मास लोगे? इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, 10,000 मास आ गया. ठीक है. एक्सेलरेशन कितना था? 3.5. तो 10,000 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन. यही आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर था. आपके फर्स्ट पार्ट में जो आपने निकाला था ना कि द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, इसका आंसर 35,000 ही आया था. वो इस तरीके से भी वेरीफाई होता है. तो बहुत सीधी सी बात है, 1 वाला अगर 2 पे फोर्स लगा रहा है तो 2 से लेकर यहां तक सबका मास लेना पड़ेगा, इनटू एक्सेलरेशन 3.5. 2 वाला 3 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इन तीनों का मास लेना पड़ेगा, 6000 इंटू 3.5. 3 वाला 4 पे फोर्स लगाएगा तो इन दोनों का मास लेना पड़ेगा, 6000 यानी कि 2000 प्लस 2000 4000 इंटू 3.5. ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा तो सिर्फ 5 वाले का मास लेना पड़ेगा, 2000 इंटू 3.5. क्लियर है बेटा? तो ऐसे आप निकाल सकते हैं और बहुत सारे आंसर दे सकते हैं. दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करिएगा. अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ी करते हैं, इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया. ठीक है बेटा, ध्यान रखिए, खूब प्रैक्टिस करिए. अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ऑन द बोर्ड, जस्ट चेक इट. अ हैमर ऑफ 500 ग्राम मास. ध्यान रखिए बेटा, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एडिशनल एक्सरसाइज. ठीक है, जहां पे आपका चैप्टर खत्म होता है सबसे लास्ट पेज पे देखिएगा, वहां पे एडिशनल एक्सरसाइज आपके पास है. इन दैट इट इज क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, A3. ठीक है, चेक आउट दैट. तो क्वेश्चन था अ हैमर ऑफ 500 ग्राम मास मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड. ये हैमर था आपके पास. कितना मास है इसका? 500 ग्राम. तो मास लिख देता हूं मैं हैमर का,
500 ग्राम। सबसे पहला काम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। वी रिक्वायर आवर आंसर इन एसआई यूनिट। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 एंड यू विल गेट 0.5 kg। दिस इज द मास ऑफ हैमर। ठीक है, ओके, अब चेक करिए। मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। इस हैमर की जो स्पीड थी, इनिशियल स्पीड विद विच इट इज मूविंग इज 50 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से मूव कर रहा था। ठीक है, स्ट्राइक्स अ नेल। ठीक है, नेल के ऊपर स्ट्राइक करता है। 50 मीटर पर सेकंड से आता है, ऐसे 50 मीटर पर सेकंड से आता है और नेल के ऊपर स्ट्राइक करता है। ठीक है, द नेल स्टॉप्स द हैमर। नेल क्या करती है, हैमर को रोक देती है। जब नेल के ऊपर हैमर से ऐसे मारोगे तो क्या होगा, हैमर आएगा तेजी से और आके रुक जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, द फाइनल स्पीड ऑफ हैमर इज 0। नेल स्टॉप्स द हैमर। नेल ने हैमर को रोक दिया। स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इक्वल टू 0.01 सेकेंड। जो टाइम गिवन है आपको दैट इज 0.01 सेकेंड। दिस इज द टाइम इन विच द हैमर स्टॉप्स। नेल हैमर को इतने टाइम में रोक देती है, बहुत जल्दी रुक जाता है ना, टकराते साथ रुक जाता है। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ नेल ऑन द हैमर। कितना फोर्स नेल ने हैमर पे लगाया। तो बहुत सीधी सी बात है, सबसे पहले फोर्स किसने लगाया। अगर ये मेरे पास नेल है और ये हैमर है तो हैमर ने पहले नेल के ऊपर फोर्स लगाया। तो पहले चेक करो कि हैमर ने नेल के ऊपर कितना फोर्स लगाया। तो देखो, फोर्स का बेटा बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मैं बोलता हूं फोर्स एक्टिंग। फोर्स एक्टिंग बाय हैमर ऑन नेल। हैमर ने नेल के ऊपर कितना फोर्स लगाया। फॉर्मूला था हमारे पास F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, एक्सेलरेशन की जगह मैं लिख सकता हूं v माइनस u अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, v माइनस u अपॉन टी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, क्या आता है आपके पास F निकल के। मास की जगह कितना था बेटा, मास इज गिवन 0.5। v माइनस u, व्हाट इज v, v इज 0, व्हाट इज u, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 लिख दिया मैंने। अपॉन में टाइम कितना था, टाइम था 0.01। ठीक है, फिर कितना आता है आपके पास, -0.5। ठीक है, 0 माइनस 50 माइनस 50, उस माइनस साइन को मैंने बाहर ले लिया। 0.5 इंटू 50 अपॉन 0.01। तो डेसिमल हटाओगे बेटा, इस डेसिमल को हटाओगे तो एक 0 लगा सकते हैं यहाँ पे। बाकी आप अपना सॉल्व करके देखना, यहाँ डेसिमल से एक डेसिमल वहां हट जाएगा और एक डेसिमल से वहां चला जाएगा। सो व्हाट इज लेफ्ट, F इज इक्वल टू 500 इंटू 5 इज माइनस 2500 अपॉन 1 बचा है, तो कितना आ गया, माइनस का 2500 न्यूटन। दिस इज व्हाट, ये तो वो फोर्स है जो कि हैमर ने नेल के ऊपर लगाया था। और एक्चुअली क्या कर रहा है, नेल जो है वो हैमर को रिटार्ड कर रहा है, रोक दे रहा है। क्योंकि हैमर आता तेजी से है लेकिन जैसे टकराता है रुक जाता है। कोई चीज अगर चल रही है और फिर रुक जाती है तो इसका मतलब रिटार्डेशन होता है। तो दिस इज रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं आप, दिस इज रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स, हैमर पे फाइनली रिटार्डिंग फोर्स लगा है, F इक्वल टू -2500। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा है, ये तो हैमर ने नेल के ऊपर फोर्स लगाया। क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन हैमर बाय नेल। इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया ना, इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो है माइनस का 2500 न्यूटन। तो फिर नेल ने हैमर के ऊपर कितना लगाया, आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज F डैश, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय नेल ऑन हैमर। तो बेटा दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। ठीक है, यानी कि एक्शन आपने हैमर से किया, रिएक्शन दिया नेल ने। तो नेल ने कितना फोर्स लगाया, तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स exerted by nail on hammer is equal to minus of, ठीक है, is equal to minus of force acting on nail by hammer। फोर्स एक्सर्टेड बाय नेल ऑन हैमर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन नेल बाय हैमर। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, आप लिखेंगे माइनस का 2500 दैट विल गिव यू व्हाट इज इक्वल टू प्लस 2500 न्यूटन।
प्लस 2500 न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये फोर्स लगा बेटा प्लस 2500 न्यूटन। ओके, अब एक बार चेक कर ले। आई कैन ओरिएंट दिस स्क्रीन, जस्ट चेक इट इफ योर विजिबिलिटी ब्लॉक्स। ठीक है, प्लस 2500 न्यूटन, वो आपके पास आंसर आया। ठीक है, एक बार और देख लीजिए उसको। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द विजिबिलिटी जस्ट चेक इट, फाइंड द ओरिएंटेशन। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर प्लस 2500 न्यूटन। राइट बेटा, हो गया। ठीक है, चलो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बट बिफोर दैट आप ध्यान रखिए कि बेटा फॉर्मूले अपने साथ जरूर लिख के रखिए। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं आपके पास फॉर्मूले जरूर होने चाहिए। जब आपके पास फॉर्मूले होंगे तो क्वेश्चन को कर पाना ज्यादा इजी होगा। ठीक है बेटा, राइट। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लाइक दिस, a 1000 kg vehicle moving with a speed of 10 मीटर पर सेकंड। एक व्हीकल है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, is brought to rest in a distance of 50 मीटर। brought to rest, फाइनली रेस्ट पे आता है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 50 मीटर by the application of brakes। ठीक है, इतनी बात थी। तो पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। लेट्स चेक इट। 1000 kg vehicle, that means mass of vehicle is given 1000 kg। जो जो क्वेश्चन में गिवन है चुपचाप लिखते जाओ उसको। ठीक है, with a speed of 10 meter per second, initially traveling with a speed of 10 meter per second। ठीक है, is brought to rest in a distance of 50 meter। फाइनली रेस्ट पे आता है और कितना डिस्टेंस चलने के बाद, हाउ मच, 50 मीटर। 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रेस्ट पर आता है। अब क्या पूछा आपके पास, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन होगा। अब आप देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे जो जो चीज चाहिए, क्या उनमें ये सब चीजें आती हैं। देखो हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन निकालना है, अब देखो u v s और a, क्या कोई ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि इन चारों से मिलकर बनती है, v u a एंड s, जिसमें टाइम ना आता हो। टाइम पूछा भी नहीं है, टाइम गिवन भी नहीं है। ठीक है, तो दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप लिखेंगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, by third equation of motion we have v square minus u square is equal to 2as। v square minus u square is equal to 2as। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। इन प्लेस ऑफ v it is 0, in place of u it is 10 meter per second square। 10 square is equal to 2 into acceleration that we don't know and displacement is 50। s आपको गिवन है 50 मीटर, ये आपके पास आ गया 50। अब चलो सॉल्व करते हैं, कितना आता है, -100, ये तो 0 हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो माइनस का 100 आएगा, इसका 2 into 50 इज व्हाट, 100 into a। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल कर दो तो a इक्वल टू आता है माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, जब भी एक्सेलरेशन का नेगेटिव साइन आ जाए तो इसका मतलब होता है रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस। और रिटार्डेशन जब भी होता है तो किसी व्हीकल की स्पीड हमेशा कम होती है। ब्रेक्स लग रहे हैं भाई, तो स्पीड धीरे धीरे कम होगी। जब स्पीड धीरे 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 करके कम होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, या स्पीड अगर कम होती है तो इसका मतलब ब्रेक्स लग रहे हैं, और ब्रेक्स करते हैं रिटार्डेशन, स्पीड कम करते हैं। तो स्पीड कम होने का मतलब रिटार्डेशन होता है। इन दैट केस एक्सेलरेशन ऑलवेज कम्स विद नेगेटिव साइन। ठीक है, वो नेगेटिव में आ गया। अब क्या बात है, अब बात हमारे पास है, आपसे पूछा द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल। व्हीकल के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, ब्रेक्स फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, डन। ठीक है, दिस इज ए पार्ट। अब बात करते हैं बी पार्ट में क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन व्हीकल बाय ब्रेक्स। फोर्स एक्टिंग ऑन व्हीकल बाय ब्रेक्स, तो वो क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना था बेटा हमारे पास, मास इज 1000, एक्सेलरेशन कितना था माइनस का 1, वो आपने निकाला है अभी यहाँ पे। तो फाइनली यू आर गेटिंग -1000 न्यूटन। ठीक है, दिस इज द रिटार्डिंग फोर्स, दिस इज रिटार्डिंग
फोर्स। ठीक है, बस ये फाइनल आपका आंसर है। एक्चुअली क्या है कि जब भी आपका फोर्स का आंसर पॉजिटिव में आता है तो वो एक्सेलरेटिंग फोर्स होता है, यानी कि वो स्पीड बढ़ा रहा होता है। लेकिन जब भी आपके फोर्स का आंसर नेगेटिव में आएगा इट इज रिटार्डिंग फोर्स। और ध्यान रखना, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही पुट करना है, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही पुट करना है। एक्सेलरेटिंग अगर आपके रिटार्डिंग एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, यानी कि रिटार्डिंग एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड अगर कम होती रहेगी तो फोर्स भी आपके पास रिटार्डिंग ही आएगा। अगर आपके पास स्पीड इंक्रीज करने वाला सिंपल एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास फोर्स भी एक्सेलरेटिंग आएगा। ठीक है बेटा, समझ गए क्वेश्चन ढंग से? बढ़िया क्वेश्चन था, इजी था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ बच्चे वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, मजा आएगा इसको करके। और सबसे कमाल की बात है कि बहुत लोगों की प्रॉब्लम भी रहती है, बहुत बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था आपके पास, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि फोर्स था आपके पास 5 न्यूटन, ठीक है, मास था हमारे पास m1 और एक्सेलरेशन मिल गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या दे रखा है, एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम फोर्स जो है यानी कि 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो अगर m2 मास के ऊपर लगता है तो उस पे एक्सेलरेशन करता है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे मीनिंग क्या लगता है, पहले तो बिना सॉल्व करे एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को। 5 न्यूटन का फोर्स अगर मैंने m1 पे लगाया तो वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता है। वही 5 न्यूटन का फोर्स अगर मैंने m2 पे लगाया तो वो 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता है। तो बताओ m1 और m2 में से ज्यादा कौन सा होना चाहिए, कौन सा भारी होना चाहिए? जो भारी होगा वो धीरे चलेगा, कम एक्सेलरेट करेगा, और जो हल्का होगा, जो लाइटर वेट होगा, वो आपके पास ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि m2 जो होगा वो लाइट वेट होगा, यानी कि दिस इज हैवियर देन दिस। m1 बड़ा होगा m2 से क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। ये तो हमको वैसे पता लग गया, ठीक है ना, अपनी जनरल नॉलेज से। अब बात करते हैं कि m1 m2 है कितने, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको? देखते हैं। फ्रॉम दिस m1 f is upon a, फॉर्मूला क्या होता है, f is equal to m है, तो उसके हिसाब से m1 is equal to f upon a. Substitute the values. In place of f we have 5, in place of acceleration we have 8. तो 5 upon 8 kg आता है आपके पास m1। आगे सॉल्व करने का ज़्यादा फायदा है नहीं क्योंकि डेसिमल में एग्जैक्टली पूरा कटेगा नहीं, डेसिमल के आगे तक चलता रहेगा, 2-3 प्लेस तक जाएगा, कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो छोड़ देते हैं ऐसे, बाद में देखेंगे क्या करना है। सिमिलरली इफ यू विश टू कैलकुलेट m2, तो m2 कितना आएगा, वो आएगा f upon a, अगेन द सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो फोर्स इज व्हाट 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन इज व्हाट 24, तो ये हमारे पास आ गया 5/24 इन kg। ये 5/8 आ गया, वो 5/24 kg आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में आगे क्या पूछा था, जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक थी उसके हिसाब से हमने ये निकाल लिया। अब आपसे पूछा है व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। पहले क्या था हमारे पास, सिंपल एक मास m1 था, m1, एक मास m2 था, ठीक है, राइट। अब क्या किया है, अब इन दोनों को बांध दिया। कैसे? थर्ड केस में क्या हुआ, m1 और m2, दिस इज m1, दिस इज m2, दोनों को बांध दिए और इसके ऊपर अब कितना फोर्स लगा रहे हैं, अगेन द फोर्स एक्टिंग इज 5 न्यूटन। तो आपसे क्या पूछा है कि जब ये आगे जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये पूछा है कि व्हाट इज द न्यू एक्सेलरेशन। सेम फोर्स लगता है दोनों कंबाइंड मास के ऊपर, तो अब एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बहुत सीधी सी बात है। इन द थर्ड केस हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला इज F इक्वल टू, दोनों का मास है तो इस बार मास कंबाइन हो गया ना। अब हमारे पास ना तो m1 मास है ना m2 है, m1 प्लस m2 है, दोनों ऐड हो गए, दोनों कंबाइन कर दिए इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारे पास F कितना था बेटा, दिस इज 5, m1 कितना आपके पास था, m1 वाज 5/8, m2 कितना था, वो आपके पास 5/24 था इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या आता है इसको सॉल्व करके, चेक इट। हाँ जी, सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास 5 इज इक्वल टू, टेक एलसीएम, 8 और 24 का एलसीएम आपके पास हो गया 24, देन 3 5 जा 15 प्लस 5 इंटू a, दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू 20/24 इंटू a, राइट। तो अब क्या होता है, 5 से इसको 20 को काटो, 4 टाइम्स में कैंसिल होता है,
4 से 24 को काटो 6 टाइम्स में आता है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई एम राइटिंग इट हियर, ये फाइन आपके पास एक्सेलरेशन का आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, स्पेशली आज जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, जो न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, दे वर बेस्ड अपॉन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली दो कैटेगरी के न्यूमेरिकल बनते हैं। फर्स्ट कैटेगरी F इज इक्वल टू ma एंड सेकंड कैटेगरी P इज इक्वल टू mv मोमेंटम, P इज इक्वल टू mv मास इनटू वेलोसिटी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2। तो मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आप इसको देखिएगा किस तरीके से होती है। हमारी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तब तक आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को छोड़ के हैं या मोमेंटम के ऊपर बेस नहीं है, वो आपको सब खत्म कर लेने हैं। ठीक है बेटा, सो ट्राई दिस। अपने जो असाइनमेंट मिलते रहे उसको आप ढंग से करते रहिए और एनसीईआरटी को आप साथ साथ करते रहें इन टेक्स्ट एक्सरसाइज एज वेल एज अनसॉल्व्ड बैक एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, सो टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सो प्लीज डू वॉच ऑल द वीडियोस। हर क्वेश्चन की ढंग से प्रैक्टिस करिए सो दैट यू कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन फिजिक्स। ठीक है बेटा, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।